श्रीयम फिर से दिखते हैं। उनके सामने प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिस पर पत्थर फेंक रहा है। यहाँ की हिंसा से डरकर श्रीयम चौक की ओर वापस चल पड़ते हैं। ये उनके आखिरी कदम होते हैं। कुछ देर बाद एक और फोन इस दृश्य को कैद करता है, जो पूरे नेपाल में वायरल हो जाता है। सिर के पीछे गोली लगने से बहुत खून बह रहा था। श्रीयम को उठाकर सड़क पार ले जाया गया। आसपास के लोग उन्हें एम्बुलेंस में रखते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर श्रीयम की मृत्यु हो जाती है। 23 भाद्र को संघीय संसद के बाहर गोली लगने से मारे गए लोगों में वो सबसे कम उम्र के थे। नेपाल की जेनजी प्रदर्शनकारी कहते रहे हैं कि विनोद लसिक और श्रीयम की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, लेकिन इनमें से किसी भी गोलीबारी का दृश्य कैमरे में कैद नहीं हुआ। उसके बाद मारे गए योगेंद्र न्योपाने को कुछ कदम आगे ही गोली लगती है। इस बार जब योगेंद्र गिरे तो हमें अब तक का सबसे स्पष्ट प्रमाण मिला कि गोली संसद भवन परिसर के अंदर से चलाई गई थी। इस गोलीबारी से ठीक 90 सेकंड पहले संसद भवन में भइसकेको छैन। अगर निषेध दा ने अपना कैमरा संसद भवन की ओर घुमाया। पुलिस के इस समूह को ध्यान से देखें। दोपहर ठीक 2:21 पर वे संसद परिसर की दीवार की ओर बढ़ते हैं। भीड़ भी तो लियोगे, भीड़ भी तो लियो नि। 7 बार बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है और हम योगेंद्र को खून बहते हुए अपनी जान गंवाते देखते हैं। ये कैमरा एंगल ये नहीं दिखाता कि उन्हें किसने गोली मारी, लेकिन उसी क्षण हमने फुटपाथ पर कुछ कदम दूर से शूट किया गया एक और वीडियो क्लिप पाया। एक नजर में इसमें और सबूत नहीं दिखते, लेकिन अगर हम जूम करके देखें और फुटेज को स्थिर करें तो हम साफ तौर पर गोली चलती हुई देख सकते हैं। गोली चला रहा तो। उसके 15 सेकंड बाद पुलिस की वही टीम जैसा दिखने वाला समूह मैदान के कोने की ओर बढ़ता हुआ दृश्य तीसरा कैमरा कैद करता है। यही सबसे स्पष्ट सबूत है जो हमने पाया है, जो ये संकेत करता है कि पुलिस ने संसद परिसर के भीतर से गोलीबारी करके निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। प्रदर्शनकारी जहां छिप सके वहीं छिपे। चोटों के कारण योगेंद्र की मृत्यु हो गई। वो 24 साल के थे। बीबीसी द्वारा विश्लेषण किए गए वीडियो फुटेज में न तो योगेंद्र और न ही किसी अन्य पीड़ित को किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि में लिप्त देखा जा सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 भाद्र को हुए विरोध प्रदर्शन में 19 युवाओं ने अपनी जान गंवाई और 300 घायल हुए। पुलिस द्वारा अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने की स्थिति कैसे बनी? हमारे पुलिस सूत्रों के अनुसार ये आदेश कॉल साइन किलो 1 से पुलिस रेडियो के माध्यम से आया था। हमारा केही साथीहरु गम्भीर रूपमा घाइते भए। हामी मध्ये एकजनाले उद्धारको लागि भन्यो। किलो 1 बाट गोली चलाउने आदेश आयो। पुलिस सूत्रों और हमारे पास मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार कॉल साइन किलो 1 ने पुलिस रेडियो पर वो आदेश दिया था, लेकिन किलो 1 पुलिस चेन ऑफ कमांड के सर्वोच्च पद पर नहीं थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बल प्रयोग करने का पहला आदेश पीटर 1 कॉल साइन के उच्चतम अधिकारी से आया था। कर्फ्यू लागिसकेको छ, आदेश माग गरिराख्नु पर्दैन, आवश्यक बल प्रयोग गर्ने। पीटर 1 पुलिस महानिदेशक चंद्र कुबेर खापुंग थे।
उन्होंने कहा है कि वो घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेपाल पुलिस द्वारा हमें दिए गए जवाब के अनुसार बल प्रयोग करने का निर्णय काठमांडू जिला सुरक्षा समिति से आया था। पुलिस के अनुसार समिति द्वारा बल प्रयोग करने का निर्णय देने से पहले पुलिस महानिरीक्षक खापुम ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया था। अन्य पुलिस अधिकारियों ने गुप्त सूचना संकलन, प्रशिक्षण और निर्देश में गलती स्वीकार की है। उन्हें सहयोग न करने के लिए वे नेपाली सेना को भी दोषी ठहराते हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिसकर्मी उस दिन की घटना से परेशान है। त्यो दिन भीड़ नियन्त्रण गर्नुको सट्टा हाम्रो टिमले उनीहरूलाई शत्रु जस्तै ताकेर गोली चलायो। उस दिन देर शाम श्रीयंके के पिता को एक ऐसा फोन आया जिसकी किसी माता पिता ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रतिशत बङ्कुले ट्रमामा ल्याएको रहेछ, ट्रमामा आउनु पर्यो तपाईँ भन्नु। एक ठाउँमा अलिकति भिडभाड थियो क्या, गेटदेखि अलिकति वर के को भिडभाड रहेछ भने यसो उठेर हेरेको त नेम लिस्ट टाँसेको रहेछ। 1 नम्बरमा श्रेम चौँ लगाएँ भनेर। घरमा इन्ट्री हुने बित्तिकै अब वाइफले के सोध्यो भने बिरामी लिएर आउँछु भनेर जानुभएको, बङ्कुची खै त तपाईँ एक्लै आउनुभयो त? अनि मैले ट्रिटमेन्ट हुँदैछ, चोट रहेछ, ट्रिटमेन्ट हुँदैछ, एक्लै उसलाई किन छोडेर आउनुभएको त ट्रिटमेन्ट भइरहेको बेलामा भनेर भन्ने खालको क्वेसन गर्यो होइन। तर म ठगिरहेछु होइन, म कसरी बसेँ होला। ऐसे रक्तपात के बाद भी प्रधानमंत्री का रुख कायम रहा। धेरैले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल चाहियो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सडकमा बसेर त्यति मागेर भएन नि, प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिनु। ऐसे अड़ियलपन का सामना करने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने वैकल्पिक उपाय सुझाने शुरू किए। यो रात चाहिँ कहिले बिहान होला र कहिले फेरि यो सरकार विरुद्ध यसले उचालेको कदम विरुद्ध फेरि सडकमा जान पाइएला भन्ने बिहानको प्रतीक्षामा थिएँ म। सुबह की पहली किरण के साथ क्रोध फूट पड़ता है। शुरुआत में प्रशासन के पास एक योजना थी। नियमित पुलिस इकाइयां भीड़ को नियंत्रित करेंगी, उन्हें सशस्त्र पुलिस सहायता देगी और सेना स्टैंड बाय पर रहेगी। संसद भवन परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं। सुबह 8:30 बजे कर्फ्यू लागू होता है। भीड़ पीछे नहीं हटते, आज भी रक्षा भीड़ के बीच में ही है। ये दृश्य तब लिया गया जब प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। उनके फोन से फेरि गोली चलाउन थालिसकेको छ संसद भवन अगाडि। बजे तक तो हालात काफी बिगड़ने लगते हैं। भीड़ आक्रामक हो जाती है। पुलिस पर हमला होता है। राजनीतिक नेताओं के घरों में तोड़फोड़ होती है। सत्ता के करीबी माने जाने वाले लोगों की निजी संपत्ति भी निशाना बनती है। यो हिंसा तत्क्षण इन्टरनेटमा फैलिन्छ। भीड़ पुलिस से बहुत बड़ी है, पुलिस की मौजूदगी कम है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सशस्त्र पुलिस बल और नेपाली सेना से मिलने वाली मदद कभी नहीं आई। दोपहर 1 बजे के करीब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दी थी, ऐसा लगता है। 2 नम्बरमा आफ्नो हतियार त्यसपछिबाट आएर सन्तार सेट, त्यसपछिबाट भेहिकलहरू र आफ्नो सेफ्टी, आफ्नो टोलीको सेफ्टी गर्ने, त्यस्तै हो। यति दुईटा कुरा मेन प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्ने। इंटरनेट पर अपलोड किए गए लेकिन कुछ ही देर में हटा दिए गए इस वीडियो में पुलिस को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहते सुना जा सकता है। कन्टेन गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ भने सेलहरू प्रयोग गर्ने, तपाईँ आफ्नो सेफ्टीको ख्याल गर्ने। जस्तो मैले पाउनु भएको छ यो अल स्टेसन भिडियो कन्ट्रोल
सबैजना जाउँ कता भने पुलिस के मैदान छोड़ने के बाद कोलाहल छा जाता है। सुरक्षा हटाए जाने के बाद संघीय संसद भवन पर भीड़ कब्जा कर लेती है। दोपहर 2 बजे तक भवन उनके अधीन हो जाता है। कुछ ही मिनटों में इमारत में आग लगा दी जाती है। भीड़ सर्वोच्च न्यायालय के अंदर प्रवेश करती है और सिंह दरबार के ऐतिहासिक भवन परिसर में भी। आकाश में सेना के हेलीकॉप्टर चक्कर लगाते हैं। जलाई गई इमारतों से नेताओं को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। दोपहर 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री और अधिकांश वरिष्ठ नेता सेना के संरक्षण में होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सैन्य मुख्यालय परिसर में शरण लेने पहुंचते हैं। सड़क पर छोड़े गए निम्न श्रेणी के सुरक्षा कर्मी अब भीड़ के निशाने पर आते हैं। उनमें से कुछ की वर्दी फाड़ दी जाती है, सार्वजनिक बेइज्जती की जाती है। सरेंडर गरेपछि एक कनिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें लगा कि कमांडरों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। कनिष्ठका रूपमा आक्रमणमा परेको बेला हाम्रा वरिष्ठ र नेतृत्वले साथ दिन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो, तर हामीलाई एक्लै छोडियो। आवश्यक कदम चालिएन। हामीले आफूलाई अभिभावकविहीन महसुस गर्यौं। उनीहरूले आफूलाई त जोगाए, तर के गर्ने, के भइरहेको छ भन्ने बारे हामीलाई जानकारी समेत दिएन। आगजनी और विध्वंस की घटनाओं के पीछे कुछ राजनीतिक समूहों का हाथ होने का आरोप व्यापक रूप से फैला हुआ था, लेकिन हम ना तो उन आरोपों की सच्चाई की पुष्टि कर पाए और ना ही उन्हें नकार पाए। लेकिन शाम तक अराजकता जारी रहती है। यो नेपाल हाम्रो यो नेपाल कसैले केही गर्न सक्दैन। रात होने तक सैकड़ों इमारतें जल रही होती है। बैंक और शस्त्रागार लूटे जाते हैं। 13,000 से अधिक कैदी जेल तोड़कर भाग जाते हैं। 3 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और कम से कम 50 अन्य नेपाली अपनी जान गंवाते हैं। रात 9 बजे ही सेना सक्रिय होती है। यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले विकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी सेना के हस्तक्षेप से 2 दिन से चली आ रही अशांति और रक्तपात समाप्त हो गया है, लेकिन कई नेपालियों को लगता है कि सेना ने बहुत देर कर दी। नेपाली सेनासँग प्रशस्त सैनिक सर्वसाधारणमाथि गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। मुख्य सडकहरूमा 100 देखि 150 सैनिक तैनात गरे मात्र पनि पुग्यो। यसरी ठूलो राष्ट्रिय क्षति टार्न सके। तर प्रहरी सबैभन्दा बढी मार सहेर बसेपछि मात्रै उनीहरू श्रेय लिन आएका जस्तो महसुस हुन्छ। डिस्कॉर्ड चैनल पर अब 1 लाख से अधिक लोग थे। केवल 48 घंटे पहले वे विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे थे। अब जब सरकार गिर चुकी थी और पूरे देश में आग लगी हुई थी, तो वे नेपाल के भविष्य पर बहस कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों द्वारा अपने पूर्ववर्ती को पद से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शपथ ली। सेना द्वारा लागू की गई शांति बनी रही। 27 भादो को नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिला। नेपाल का नेतृत्व करने वाले पद पर पहली महिला। उनकी मुख्य जिम्मेदारी नए चुनाव और 23 और 24 भादों की घटनाओं के बारे में अभी भी जारी जांच को पूरा करना था। इस जांच के केंद्र में एक सीधा सवाल है, देश को आग लगाने वाली हत्या का जिम्मेदार कौन है? कमांड चेन में मुख्य व्यक्ति अब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार बल प्रयोग करने का आदेश नेपाल पुलिस की सर्वोच्च अधिकारी से आया था।
कॉल साइन पीटर 1 तत्कालीन आईजीपी चंद्र कुबेर खापुंग से। लेकिन खापुंग जोर देते हैं कि उस समय सुरक्षा की जिम्मेदारी काठमांडू के मुख्य जिलाधिकारी छविलाल रिजाल की थी। रिजाल ने घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली भी अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। अनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भने कुन देशमा जिम्मेवार को होस्? रङ्गभेदका कारणले घाँटी चिचिएर मर्दा राष्ट्रपति जिम्मेवार हुन्छ कि? जब पुलिस और नेता अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं तो घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार शोक में डूबे हुए हैं। तपाईँले को दोषी देख्नु भएको छ तपाईँको नजरमा? 3 करोड नेपालीलाई फर्लन थाहा थियो कि दोषी को हो भनेर अहिले नाम हामीले किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अघिल्लो सरकारले मचाएको यो सबै जुत्तन्डा हो हैन? त्यो सरकारमा लिड गर्नेहरू को थिए ती सबै दोषी हो। हाम्रो सपना सबै सपना छुरै भयो। उनीहरूको लागि त एउटा विलापी भयो, हाम्रो लागि त एउटा संसारै गयो। भित्री मलाई नै आउँदैन त, मलाई गफै राख्नु लाग्छ त, यहीँ छ भन्छु अनि म उसँग गफै लाग्छु। कतिखेर आउँछ छिटो आइज मेरो मनमा त्यही मात्रै घुमिरहेको छ। स्कुलको ड्रेसमा मात्रै झस्रो गाउँछ बिहा बोकेर आइपुग्छ भनेर। मैले त छैन भनेर मैले एक्सेप्ट पनि गरेको छु। अस्ति एकदिन सपना देखेको थिएँ भगवान्सँग बिटा थापेर मागेको मागेको यसरी आइजन भन्दै यसो गर्थेँ मागेको मागेको त्यसरी आएको त हुन्थेँ।